बुढ़ापे में अगर औलाद के तानों और अपमान से बचना है तो अपनी औलाद को ये 3 बातें कभी मत बताना, वरना हमेशा दुखी रहोगे। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में सुख शांति से जीने का रास्ता दिखाएगी। आपका समय बर्बाद किए बिना कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सीख या कथा को बीच में छोड़ना पाप माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल DIVIA दृष्टि आई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी अनामिका नाम की एक लड़की की है, जो एक छोटे से गांव में अपने पिता रामदीन और सौतेली माँ शांति के साथ रहती थी। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली, शांत तालाब और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन इस खूबसूरत माहौल में अनामिका का जीवन मुश्किलों से भरा था। अनामिका का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसकी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया। उसके पिता रामदीन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरी शादी शांति से की ताकि घर संभल सके, मगर शांति अनामिका को कभी बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाई। वह उसे बोझ समझती थी। अनामिका का बचपन कठिन था। घर के कामों में डूबी वह छोटी बच्ची हर सुबह सफाई करती, खाना बनाती और छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। वह पढ़ाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वह 5वीं कक्षा में थी, शांति ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। शांति का मानना था कि पढ़ाई लड़कियों के लिए बेकार है। अनामिका का दिल टूट गया। उसकी अध्यापिका ने उसे सिखाया था कि सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन शांति के कटु शब्दों ने उसके सपनों को बार बार तोड़ा। जब भी वह अपने पुराने दोस्तों से मिलती जो स्कूल जा रहे थे, उसकी आंखें भर आतीं। घर में अनामिका को बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थीं। 2 कमरों के कच्चे मकान में वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ सोती और उनकी देखभाल करती। शांति उसे अक्सर कामों में डांटती और सजा देती। एक बार रोटियां जलने पर शांति ने उसे थप्पड़ मार दिया। अनामिका रोई, लेकिन चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि विरोध करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। रात में जब सब सो जाते, अनामिका खिड़की के पास बैठकर आसमान के तारों को देखती और सोचती, क्या उसका जीवन भी कभी चमक पाएगा? वह बहुत सुंदर थी। उसकी गोरी त्वचा और गहरी आंखों की चर्चा पूरे गांव में होती थी, लेकिन उसकी सुंदरता भी उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। शांति ने अनामिका की सुंदरता को पैसों का सौदा बनाने का जरिया समझ लिया। वह चाहती थी कि किसी अमीर आदमी से अनामिका की शादी करवाकर पैसे कमाए। वह कई बार ऐसी योजनाएं बनाती, लेकिन अनामिका से कुछ नहीं कहती। अनामिका का जीवन अकेलेपन और संघर्षों से भरा था। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई सहारा। वह अक्सर अपने दिल की बातों को अंदर ही दबाकर चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। अनामिका दिन रात घर के कामों में उलझी रहती थी। हमउम्र बच्चे खेलते, हंसते और मस्ती करते, लेकिन उसके लिए यह सब एक सपना जैसा था। रात में जब वह छत पर जाकर तारों को देखती, तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मेरा जीवन भी इन तारों की तरह चमक सकता है? लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सताता कि शांति उसे कभी आजादी नहीं देगी। धीरे धीरे अनामिका की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। उसकी मासूमियत और सादगी लोगों के दिलों को छू जाती थी। यह चर्चा गांव के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति धीरेन्द्र ठाकुर तक भी पहुंची। उनके पास बड़े बड़े खेत, आलीशान हवेली और कई नौकर चाकर थे। गांव में उनका नाम आदर और डर के साथ लिया जाता था। एक दिन धीरेन्द्र ठाकुर अपने बेटे विवेक ठाकुर के साथ अचानक अनामिका के घर पहुंचे। यह देखकर शांति के मन में लालच आ गया। उसने समझ लिया कि ठाकुर का आना उसके लिए एक बड़ा मौका है, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। उसने आदर और विनम्रता से उनका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। धीरेन्द्र ठाकुर का परिवार पीढ़ियों से गांव और आसपास के इलाकों पर राज करता आया था। उनकी हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन उसकी भव्यता सभी को मोहित कर देती थी। गांव के ज्यादातर खेत उनके थे और बाकी किसान उनकी जमीन पर काम करते थे। लोग उनके प्रभाव से डरते थे, क्योंकि उनकी बात न मानने वालों को बर्बादी का सामना करना पड़ता था। उनका बेटा विवेक ठाकुर अपने पिता से भी ज्यादा घमंडी और निर्दयी था। उसकी निगाहें रहस्यमयी और स्वभाव क्रूर था। गांव में उसके महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के किस्से मशहूर थे, लेकिन ठाकुर परिवार की ताकत के कारण कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था।
जब ठाकुर अपने बेटे और गाड़ियों के काफिले के साथ अनामिका के घर पहुंचे तो गांव में उनकी ताकत का प्रदर्शन साफ दिख रहा था। उस समय अनामिका रसोई में काम कर रही थी और शांति बरामदे में बैठी थी। गाड़ियों की आवाज सुनते ही शांति उत्साह और लालच से भर गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। शांति ने दरवाजा खोलते ही कहा, आइए ठाकुर साहब, ये घर तो आपके कदमों की राह देखता है। ठाकुर ने हल्की मुस्कान दी और अंदर आए। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों की चमक किसी को भी डरा सकती थी। शांति ने उन्हें खाट पर बैठने का इशारा किया और अनामिका को आवाज दी, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। अनामिका रसोई से पानी लाने लगी। उसका दिल घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े लोग उनके घर क्यों आए हैं। जब वह पानी लेकर आई और सिर झुकाकर गिलास सामने रखा तो ठाकुर की नजरें उस पर टिक गईं। अनामिका की सुंदरता और मासूमियत उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा निकली। उसकी पवित्रता और सौम्यता ने ठाकुर के मन को छू लिया। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उनकी नजरें अनामिका से हटी नहीं। वहीं विवेक की नजरों में कुछ और ही भाव थे, अहंकार और लालच। उसे आदत थी कि वह जो चाहता है उसे पाकर ही रहता था। अनामिका भी उसके लिए बस एक चीज थी जिसे वह अपनी संपत्ति बनाना चाहता था। शांति ने समझ लिया कि ठाकुर का यहाँ आना उसके लिए एक मौका है। वह चतुराई से बातचीत करने लगी ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठा सके। शांति ने आदर से कहा, ठाकुर साहब, आपका हमारे घर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके कदमों से हमारा आंगन पवित्र हो गया। अब तो हमारी किस्मत बदलनी तय है। धीरेंद्र ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी अनामिका बहुत सुंदर है शांति। मैं चाहता हूं कि उसका रिश्ता मेरे बेटे विवेक के साथ हो। शांति की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने खुशी छुपाते हुए कहा, ठाकुर साहब, यह तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी ताकि लगे कि वह सोच समझकर फैसला कर रही है। धीरेंद्र ठाकुर उसकी चालाकी समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता हमारे परिवार में हो जाता है तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। इन पैसों से तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। शांति के लिए 2 लाख रुपए किसी सपने से कम नहीं थे। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत मासूम है। वह इन बातों को नहीं समझेगी। धीरेंद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में वह रानी की तरह रहेगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम हामी भर दो। विवेक, जो अब तक चुप था, अपने पिता की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार था। वह अनामिका को अपने तरीके से पाना चाहता था, बिना किसी परंपरा या शादी के बंधन के। शांति के मन में अब कोई संदेह नहीं था। 2 लाख रुपए उसके लिए सब कुछ थे। वह अनामिका के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके दिमाग में बस यह चल रहा था कि इन पैसों से वह एक बड़ा घर बना सकती है और समाज में सम्मान पा सकती है। थोड़ा नाटक करते हुए उसने कहा, ठाकुर साहब, हम गरीब लोग हैं। हमें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। धीरेंद्र ने समझते हुए कहा, ठीक है, सोच लो, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना। मैं चाहता हूं कि शादी 1 हफ्ते में हो जाए। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना कि अनामिका आज से बाहर नहीं जाएगी। हमें नहीं चाहिए कि उसकी सुंदरता पर किसी और की नजर पड़े। शांति ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसकी आंखों में खुशी और लालच साफ दिख रहा था। उसने मन में सोचा, अगर मैंने 2 लाख की बजाय 4 लाख मांगे होते तो शायद वे भी दे देते। अनामिका को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। जब ठाकुर और उनके लोग चले गए तो शांति ने अनामिका को बुलाया और कहा, अब से तुम घर के बाहर नहीं जाओगी। कोई काम भी मत करना। तुम्हारे लिए एक बड़ा रिश्ता आया है। अनामिका ने हैरानी से पूछा, रिश्ता किसका? शांति ने कहा, धीरेंद्र ठाकुर के बेटे विवेक का। वो बहुत अमीर है। तुम्हें बस आराम से रहना होगा। कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अनामिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल जाएगी। उसका मन घबराहट और असमंजस से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था कि यह सब एक बुरा सपना है। वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ
शांति उसकी भलाई के बारे में नहीं सोचती। ये शादी उसके लिए एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। धीरेंद्र ठाकुर और उनके बेटे के जाने के बाद अनामिका का मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगी, इतने बड़े लोग हमारे जैसे गरीबों के घर क्यों आए हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शांति ने अनामिका को बस इतना बताया कि अब से वह घर के बाहर नहीं जा सकेगी। ये सुनकर अनामिका और भी डर गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब एक कैद बन जाएगी, जहां उसकी इच्छाओं और आजादी को पूरी तरह दबा दिया जाएगा। वह खिड़की से बाहर झांकने लगी। गांव के बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घरों के बाहर झाड़ू लगा रही थीं और पुरुष खेतों में काम कर रहे थे। पहले ये सब उसके लिए साधारण चीजें थीं, लेकिन अब ये सब उसे बहुत खास लगने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आजादी धीरे धीरे उससे छिन रही है। वह सोचने लगी, क्या यह वही जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था? रात को जब सब सो गए, अनामिका अकेले अपने बिस्तर पर बैठी रही। उसके मन में बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। वह दिन जब वह दोस्तों के साथ खेलती थी, स्कूल जाती थी और उसके पिता रामदीन उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। दूसरी ओर शांति अपने सपनों में खोई हुई थी। वह सोच रही थी कि 2 लाख रुपए उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब वह एक बड़ा घर बनवा सकती है, नई साड़ियां खरीद सकती है और समाज में अपनी इज्जत बढ़ा सकती है। शांति ने कभी यह नहीं सोचा कि अनामिका इस शादी से खुश होगी या नहीं। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। अनामिका इस बदलाव से पूरी तरह अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांति अचानक इतनी खुश क्यों दिख रही थी। विवेक ठाकुर अपने कमरे में बैठा अनामिका के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विवेक के स्वभाव में अहंकार और क्रूरता भरी हुई थी। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अनामिका की सुंदरता और मासूमियत को देखा था, लेकिन उसके मन में कोई सच्ची भावना नहीं थी। विवेक ने सोचा, पिता ने मुझे शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की, लेकिन अनामिका मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक चुनौती है। मुझे उसे अपने तरीके से हासिल करना है। इधर ठाकुर परिवार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। हवेली में हलचल मची हुई थी। नौकर चाकर दिन रात तैयारियों में जुटे थे। धीरेंद्र ठाकुर ने तय किया था कि यह शादी पूरे गांव में मिसाल बनेगी। गांव के बाहर एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा था। पकवानों की खुशबू फैल रही थी और गांव के लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित थे। लेकिन अनामिका के मन में डर बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसके पिता रामदीन उसके पास आए। रामदीन ने अनामिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हो रहा है। तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। अनामिका ने अपने पिता की आंखों में देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामदीन ने उसे गले से लगा लिया। वह जानते थे कि अनामिका मासूम और समझदार है, लेकिन दुनिया की सच्चाई से अब तक अनजान थी। रामदीन के मन में भी सवाल थे। इतने बड़े लोग अचानक हमारी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं? लेकिन वह शांति से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह जानते थे कि शांति उनका अपमान कर सकती है। रात में अनामिका सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहे थे। उसने आंखें बंद की तो एक डरावना सपना देखा। वह खुद को एक बड़े पंडाल में खड़ा देखती है। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लेकिन उसके पैर बंधे हुए हैं। वह जहां भी जाने की कोशिश करती, कोई अदृश्य ताकत उसे रोक देती। वह चिल्लाती, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तभी उसने सपने में विवेक ठाकुर को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। वह ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। अनामिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरें उसे रोक लेती हैं। विवेक उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने पास खींच लेता है। अचानक अनामिका की नींद खुल गई। वह घबराई हुई उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसका डर और बेचैनी बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि यह सपना उसकी अनिश्चितता और डर का प्रतीक है। वह जान गई थी कि यह शादी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। उधर
शांति अपनी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही थी। वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसके मन में सिर्फ पैसे, गहने और गांव की सबसे अमीर बहू बनने का ख्याल था। शांति ने अपने पति रामदीन को ज्यादा जानकारी नहीं दी। उसे पता था कि रामदीन विरोध कर सकते हैं। उसने बस इतना कहा, शादी की तैयारियां शुरू करनी है और अनामिका को तैयार होना है। शांति ने अनामिका को आवाज दी। अनामिका, जो अभी भी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, डर और बेचैनी में डूबी हुई थी। अनामिका ने अपनी मां की आवाज सुनी और बाहर आई। उसे हैरानी हुई कि शादी की तैयारियां इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गई हैं। उसने पूछा, मां, इतनी जल्दी क्यों? शांति ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो हम कह रहे हैं वही करना होगा। शादी अगले हफ्ते है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। शांति की आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अनामिका के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी क्यों बदल रही है। उसे विवेक ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। हर बार जब वह शादी के बारे में सोचती, उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में इस आदमी से शादी करनी चाहिए? लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसकी सौतेली मां ने फैसला कर लिया था और वह शांति के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रात को जब अनामिका बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे विवेक ठाकुर की आंखें याद आने लगीं, जब वह पहली बार उसे देखने आया था। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि वह अनामिका को हासिल करेगा। अनामिका को उस नजर से डर लगने लगा। वह आदमी कैसा होगा? क्या वह मुझे समझ पाएगा? उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहे थे। वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर गई थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी दुनिया अचानक सिकुड़ गई थी और वह उस कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। अगले दिन शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। शांति ने गांव के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। घर के बाहर पंडाल लगने लगा था। गांव की औरतें अनामिका को सजी धजी देखकर उसकी तारीफ करने लगीं। वाह अनामिका, तू तो इस शादी में राजकुमारी की तरह दिखेगी, एक औरत ने कहा। लेकिन अनामिका के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हर तारीफ के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये लोग सच में मेरी खुशी के बारे में सोच रहे हैं? जब अनामिका को शादी के लिए कपड़े पहनाए जा रहे थे, तो वह अजीब सा महसूस कर रही थी। उसने खुद को भारी लाल जोड़े में असहज पाया। इतने गहने और कपड़े उसने पहले कभी नहीं पहने थे। आईने में उसने खुद को देखा। वह सजी धजी दुल्हन की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में खुशी की जगह डर और उलझन थी। शांति ने उसे डांटते हुए कहा, तू क्यों ऐसे मुंह बना रही है? तुझे पता भी है तेरे भाग्य कितने बड़े हैं। धीरेन्द्र ठाकुर के घर जा रही है, वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अनामिका चुप रही। वह जानती थी कि शांति उसकी भावनाओं को नहीं समझेगी। उधर ठाकुर के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन विवेक ठाकुर इन तैयारियों से ज्यादा उत्साहित नहीं था। वह शादी को सिर्फ एक औपचारिकता मान रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह शादी तो बस एक दिखावा है। मेरे लिए यह सब कुछ मायने नहीं रखता। मुझे बस अनामिका चाहिए और उसे पाने का यही तरीका है। विवेक के मन में अनामिका के लिए कोई सच्चा प्यार नहीं था। वह उसे बस एक औरत के रूप में देख रहा था, जिसे वह अपनी मर्जी से पाना चाहता था। शादी के दिन करीब आते ही शांति ने अनामिका को विदाई की तैयारियों में भी शामिल कर लिया। अनामिका के लिए यह सब बहुत अजीब था। उसे अपने पिता रामदीन की बहुत याद आ रही थी। रामदीन ने एक बार फिर अनामिका से कहा, बेटी, अगर तुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि रामदीन इस स्थिति से उसे बचा नहीं सकते थे। उसकी विदाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। गांव की औरतें उसे घेरे बैठी थीं और उसे सजाने संवारने में लगी थीं। अनामिका को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब अनामिका सोने की कोशिश कर रही थी, उसने फिर एक सपना देखा। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया।
दीवारें काली और ठंडी थीं। वह बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। सपने में उसे विवेक ठाकुर की आवाज सुनाई दी, तू इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। अनामिका ने दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। उसे महसूस हुआ कि जंजीरें और भी कस गई हैं। अचानक उसकी नींद खुल गई। वह हाँफते हुए उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वह पसीने से भीग गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था कि यह शादी उसके लिए एक कैद साबित होगी। शादी का दिन आ गया था। पूरे गांव में शादी की चर्चा थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग सजे धजे पंडाल में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन अनामिका के दिल में डर और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। अनामिका के घर पर सुबह से हलचल मची हुई थी। हर तरफ रौनक थी। गहनों की चमक, रंग बिरंगे कपड़े और शहनाई की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस शोर और उत्सव के बीच अनामिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। गांव की महिलाएं उसे तैयार करने में जुटी थीं। वे उसे सुंदर से सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अनामिका का मन इन तैयारियों से दूर था। वह बार बार अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूं? वह बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी। महिलाओं ने उसे लाल रंग का भारी लहंगा पहनाया, जो सोने की कढ़ाई से सजा हुआ था। उसके माथे पर मांग टीका, बड़ी सी नथ और गहनों की चमक थी। उसकी आंखों में काजल और होठों पर हल्का गुलाबी रंग उसकी मासूमियत को और गहरा कर रहा था। जब अनामिका आईने के सामने खड़ी हुई तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। वह बेहद सुंदर दुल्हन लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में खालीपन था, जो उसके भीतर की बेचैनी को बयान कर रहा था। शांति ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तू कितनी सुंदर लग रही है। तुझे देखकर ठाकुर साहब को गर्व होगा कि उन्होंने तुझे अपनी बहू चुना है। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति की बात सुनी, लेकिन उसके मन में सवाल और डर भरे हुए थे। उधर ठाकुर परिवार की हवेली में भी तैयारियां चल रही थीं। विवेक ठाकुर को शादी के जोड़े में सजाया जा रहा था। उसने भारी शेरवानी पहनी थी, जिसमें सोने के बटन और महीन कढ़ाई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता और घमंड झलक रहा था जो अनामिका ने पहले भी देखा था। विवेक के मन में शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। उसने खुद से सोचा, मुझे तो बस अनामिका चाहिए थी, लेकिन यह शादी क्यों जरूरी है? विवेक के लिए यह शादी सिर्फ एक औपचारिकता थी। वह इसे बंधन मानता था जो उसकी आजादी छीन सकता था। उसने पहले भी अपने पिता से कहा था कि उसे शादी की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरेंद्र ठाकुर ने यह फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ लिया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। गांव के बाहर बने बड़े पंडाल में रोशनी और फूलों की सजावट थी। संगीत की धुनें हवा में गूंज रही थीं। ये गांव की सबसे बड़ी और भव्य शादी बन चुकी थी। विवेक ठाकुर बारात के साथ गांव पहुंच चुका था। बारात में बड़ी बड़ी गाड़ियां और घोड़ों पर सवार लोग थे। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती ठाकुर परिवार की शान दिखा रहे थे। जब विवेक घोड़ी से उतरा तो अनामिका के घर वालों ने उसकी आरती उतारी। दूसरी ओर अनामिका को मंडप में लाया जा रहा था। महिलाएं उसे सहारा दे रही थीं ताकि उसकी भारी साड़ी से वह लड़खड़ा न जाए। जब अनामिका ने विवेक को देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए कोई स्नेह नहीं था। उसने उसे एक अजनबी की तरह देखा, जैसे किसी अनजान दुनिया में खड़ी हो। शादी की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अनामिका का मन सवालों से घिरा था। वह विवेक को देखती, लेकिन उसके मन में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। क्या यह आदमी सच में मेरे साथ जिंदगी बिताने वाला है? उसने खुद से पूछा। उसकी नजरें अपने पिता रामदीन की ओर चली गईं, जो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े थे। रामदीन भावुक थे। उन्हें दुख था कि वे अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सके। शायद यह अनामिका के लिए अच्छा होगा। ठाकुर का परिवार अमीर है, वहां इसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, उन्होंने खुद को समझाया। फेरों के समय पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और अनामिका और विवेक अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन अनामिका का मन उलझा हुआ था। हर कदम के साथ वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। फेरों के हर चक्कर में
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरे और अनिश्चित भविष्य की ओर खींचती जा रही है। उसने विवेक की ओर देखा, जो शांत और भावहीन था। उसकी आंखों में न प्यार था, न जुड़ाव। मैं इस आदमी के साथ कैसे रहूंगी? अनामिका ने खुद से सवाल किया। जब सिंदूर भरने की रस्म आई तो अनामिका को घबराहट हुई। उसे ऐसा लगा जैसे यह सिंदूर उसकी आज़ादी खत्म कर देगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आंखें बंद कर लीं। फेरों के बाद विदाई का समय आया। यह अनामिका के लिए सबसे कठिन पल था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने पिता से अलग होने की सोच भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रामदीन ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटी, खुश रहना। रामदीन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह जानते थे कि अनामिका की जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन उन्हें डर था कि क्या वह वाकई खुश रह पाएगी। शांति ने अनामिका से कहा, अब तू ठाकुर परिवार की बहू है, वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अनामिका के मन में डर और अनिश्चितता का साया था। वह जानती थी कि यह रिश्ता उसकी मां के लालच की वजह से हुआ है, लेकिन अब वह इस रिश्ते से बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। अनामिका ने सिर झुका लिया और अपनी मां की बात मान ली। विदाई के समय उसका दिल भारी हो गया था। वह अपने पिता रामदीन से दूर हो रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सजी धजी दुल्हन के रूप में वह गाड़ी में बैठी, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। गाड़ी धीरे धीरे ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ रही थी। ये वही हवेली थी जिसके बारे में उसने सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। गांव में यह हवेली भव्य और रहस्यमयी मानी जाती थी। अनामिका ने भी इसके बारे में कई अजीब कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें हमेशा अफवाह समझा था। विवेक ठाकुर भी गाड़ी में बैठा था, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। विवेक चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडापन था। वह अनामिका की ओर देख भी नहीं रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही न हो। अनामिका ने एक बार विवेक की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में न अपनापन था और न स्नेह। क्या यह आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक है? अनामिका ने मन में सोचा। गाड़ी ठाकुर की हवेली के बड़े गेट पर रुकी। अनामिका ने हवेली को देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई। ये किसी महल से कम नहीं थी। बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और चारों ओर बागान। बाहर कई नौकर चाकर खड़े थे जो नई बहू के स्वागत के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर का नजारा और भी शानदार था। सोने चांदी की सजावट, मखमली कालीन और महंगे चित्रों ने इसे शाही बना दिया था। अनामिका घबराई हुई थी। वह कभी ऐसी जगह नहीं रही थी जहां इतनी शान और शौकत हो। दरवाजे पर खड़ी अनामिका को देखकर नौकर चाकर बोले, आइए बहू जी, आपका स्वागत है। उनकी आवाज में आदर था, लेकिन अनामिका को वह आदर बनावटी लगा। गृह प्रवेश की रस्में शुरू हुईं। धीरेन्द्र ठाकुर पहले से मौजूद थे। उन्होंने अनामिका को हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जिसे अनामिका ने पहले भी महसूस किया था। शांति ने गर्व से अनामिका को देखा। वह खुश थी कि उसकी बेटी अब ठाकुर परिवार की बहू बन गई है। अब यह हवेली मेरी बेटी की है, उसने सोचा। गृह प्रवेश के बाद अनामिका को हवेली के बाकी लोगों से मिलवाया गया। हवेली का हर कोना अनामिका के लिए नया था। उसे अब इस जगह को अपना घर मानना था, लेकिन वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। विवेक ठाकुर का व्यवहार अब भी अजीब था। उसने अनामिका से कोई बात नहीं की और न ही उस पर ध्यान दिया। यह देखकर अनामिका के मन में और भी सवाल उठने लगे। शायद विवेक इस शादी के लिए मजबूर है, उसने सोचा। विवेक अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और बिना कुछ कहे हवेली के दूसरे हिस्से में चला गया। उसकी हरकतें अनामिका को परेशान कर रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अनामिका को हवेली के ऊपरी हिस्से में एक बड़े और आलीशान कमरे में ले जाया गया। दीवारों पर सुंदर चित्र, रेशमी पर्दे और सोने की सजावट थी। बिस्तर इतना बड़ा था कि उस पर कई लोग आराम से सो सकते थे। अनामिका को यह कमरा देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह असहज महसूस कर रही थी। यह मेरा घर नहीं है, उसने सोचा। कमरे की भव्यता उसे अपनी पुरानी सादगी भरी जिंदगी की याद दिला रही थी। अनामिका ने कमरे में कदम रखते ही महसूस किया कि यह जगह उसके लिए अजनबी है। उस रात जब अनामिका अकेली थी, उसे डर लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, उसने खुद से पूछा। वह अपने पिता की याद करने लगी।
अब वह एक नई जगह थी जहां सब कुछ अजनबी था। अनामिका ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसे विवेक की आंखों में देखी गई क्रूरता याद आने लगी। वह सोचने लगी कि विवेक के साथ उसका भविष्य कैसा होगा। रात के सन्नाटे में हवेली के बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। वह अचानक उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। हवेली का सन्नाटा डरावना लगने लगा। उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उसके कमरे के पास आ जा रहा हो। अनामिका ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। कुछ नौकर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे गंभीर थे। वे फुसफुसा रहे थे। अनामिका ने सोचा, शायद यह मेरा वहम है, लेकिन उसका डर बढ़ता गया। उसे लगा कि इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। उसने विवेक के बारे में सोचा। वह अब तक उससे कोई बात नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा घमंड और गुस्सा उसे डराने लगा था। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहा है? उसने सोचा। अनामिका ने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। हवेली के अंधेरे कोनों में उसे छुपे हुए डर और रहस्य का एहसास हो रहा था। अनामिका अपने मन में सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ठाकुर हवेली में आए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह सालों से इस भारी और रहस्यमय माहौल में फंसी हुई है। रात गहराते ही हवेली और भी डरावनी लगने लगी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, हर कोने से आती हल्की आवाजें और हवेली का सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। अनामिका अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने कमरे के बाहर होने वाली हलचल को सुनने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि हवेली के गलियारों में कोई चल रहा है। क्या यहाँ सच में कुछ छिपा हुआ है? उसने खुद से पूछा। हवेली के दरवाजों से गुजरती हवा की आवाजें उसके दिल में डर भर रही थीं। वह सोचने लगी कि क्या इस हवेली में कोई राज छिपा है जिसे उसे छिपाया जा रहा है। विवेक का व्यवहार भी उसे परेशान कर रहा था। शादी के बाद से उसने अनामिका से सीधे कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह जब अनामिका उठी, उसने देखा कि विवेक कमरे में नहीं था। उसे याद आया कि रात में भी वह बहुत देर से आया था और आते ही बिना कुछ कहे सो गया था। वह मुझसे बात क्यों नहीं करता? अनामिका ने सोचा। दिन में अनामिका को ठाकुर परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया गया। हवेली में धीरेन्द्र ठाकुर के अलावा कुछ और रिश्तेदार भी रहते थे, लेकिन उनकी नजरें भी अजीब थीं। हवेली की एक पुरानी नौकरानी कमला, जो काफी बूढ़ी लग रही थी, अनामिका के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बहू रानी, इस हवेली में बहुत सारे राज छिपे हैं। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अनामिका चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? कमला ने इशारे से कहा, इस हवेली में जो दिखता है उस पर भरोसा मत करना। बहुत कुछ छिपा हुआ है। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमय थी। ये सुनकर अनामिका के मन में और भी डर बैठ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि कमला किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने अनामिका के मन में संदेह पैदा कर दिया। रात में जब सब सो गए, अनामिका ने सोचा कि वह हवेली के कुछ हिस्सों को खुद जाकर देखेगी। उसके मन में उठ रहे डर और संदेह ने उसे सच जानने के लिए मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और गलियारे में चलने लगी। हवेली के गलियारे बड़े और जटिल थे। हर कोने में कोई न कोई पुरानी चीज रखी थी, कहीं फूलों का गुलदस्ता तो कहीं पुराने दीपक। हवेली की ऊंची छतें उसे और भी डरावनी लग रही थीं। चलते चलते वह हवेली के पीछे के हिस्से में पहुंची, जहां बहुत कम रोशनी थी। वहां उसे एक भारी लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो काफी पुराना लग रहा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। यह दरवाजा क्यों बंद है? उसने खुद से पूछा। वह दरवाजे के पास गई और धीरे धीरे कुंडी खींची। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर अंधेरा था और वह घबराई हुई थी। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और मुड़ी। धीरेन्द्र ठाकुर वहां खड़े थे। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उनकी आवाज में कठोरता थी, जिससे अनामिका डर गई। धीरेन्द्र ने कहा, यह हिस्सा हमारे परिवार के लिए खास है। यहां बिना इजाजत कोई नहीं आता। यह सुनकर अनामिका को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ रहस्य छिपा है।
लेकिन वह और सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। धीरेंद्र ने उसे वापस जाने का इशारा किया और अनामिका चुपचाप लौट आई। अगले दिन विवेक का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह सुबह से गायब था और किसी ने नहीं बताया कि वह कहाँ गया है। अनामिका ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। रात में जब विवेक वापस आया तो बिना कुछ कहे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अनामिका ने सोचा, यह आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है। वह बात क्यों नहीं करता? हवेली के नौकर भी अजीब थे। वे आपस में फुसफुसाते और फिर अचानक चुप हो जाते। एक दिन अनामिका ने रसोई में 2 नौकरों को बात करते सुना। एक ने कहा, तूने बहू रानी को उस दरवाजे के पास जाते देखा था? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ठाकुर साहब ने वक्त पर देख लिया, उसे कुछ पता नहीं चलने दिया। यह सुनकर अनामिका और भी घबरा गई। उसे अब यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे उससे छिपाया जा रहा है। अनामिका के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उसने सोचा, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या छिपा है जिसे सब मुझसे छिपा रहे हैं? विवेक ठाकुर का अजीब व्यवहार भी उसे और परेशान कर रहा था। शादी के कई दिन बीत जाने के बाद भी विवेक ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। वह या तो हवेली में इधर उधर घूमता या बाहर चला जाता, लेकिन हमेशा चुप और उदास दिखता। जब भी अनामिका विवेक को देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड और ठंडापन महसूस करती। वह सोचने लगी कि शायद विवेक के मन में कोई गहरा राज छिपा है, जिसे वह जानबूझकर छिपा रहा है। एक शाम अनामिका ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने सोचा कि उसे विवेक से सीधे बात करनी चाहिए। धीरे धीरे वह विवेक के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कान लगाकर सुना। धीरेंद्र ठाकुर की गंभीर आवाज आई, तुम्हें यह सब बंद करना होगा विवेक। अब अनामिका इस घर की बहू है। अगर उसने कुछ भी जान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विवेक ने गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। मैंने यह शादी आपके कहने पर की है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से निभाऊंगा। अनामिका के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अनामिका का दिल टूट गया। वह स्तब्ध रह गई। मेरे लिए कोई जगह नहीं है? ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। धीरेंद्र ने फिर कहा, विवेक, यह सिर्फ शादी नहीं है, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। यह देखकर अनामिका तेजी से अपने कमरे में लौट आई, ताकि विवेक को पता न चले कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। उस रात अनामिका सो नहीं पाई। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? विवेक मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहा है? ठाकुर साहब क्यों चाहते हैं कि वह बदल जाए? कुछ दिनों बाद अनामिका को हवेली के गुप्त हिस्से के बारे में और भी बातें पता चलीं। एक दिन जब वह रसोई में थी, उसने फिर नौकरों की बातें सुनी। एक नौकर ने कहा, बहू रानी अब उस हिस्से में नहीं जाती जहां उस रात गई थी। ठाकुर साहब ने उसे रोक दिया था। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर उसे सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनामिका का संदेह और बढ़ गया। उसने तय किया कि वह अब इस रहस्य का पता लगाएगी। रात में जब सब सो गए, अनामिका धीरे धीरे उसी गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार दरवाजा खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर का दृश्य अंधकारमय था। कमरे में धुंधली रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और बीच में एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर कुछ किताबें और कागज रखे थे। अनामिका ने धीरे धीरे कागज उठाए और पढ़ने लगी। कागजों में जो बातें लिखी थीं, उन्हें पढ़कर अनामिका के होश उड़ गए। वे कागज धीरेंद्र ठाकुर के पुराने अपराधों के बारे में थे। कैसे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। कई नाम लिखे थे जो गांव के वे लोग थे जो अचानक गायब हो गए थे। अनामिका को समझ आ गया कि ये सभी लोग ठाकुर के काले कारनामों के शिकार हुए थे। उसका मन सवालों से भर गया। क्या यह सच है? क्या ठाकुर ने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है? वह समझ गई कि वह एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। अगले दिन विवेक का व्यवहार और भी कठोर हो गया। उसने अनामिका से कहा, तुम्हें इस हवेली के कुछ हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं है।
याद रखना, यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। अनामिका को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, यह आदमी मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्या यह भी धीरेंद्र ठाकुर की तरह ही है? विवेक की आंखों में ठंडापन और क्रूरता और भी बढ़ गई थी। वह अनामिका को अपनी जिंदगी से पूरी तरह दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अब अनामिका के पास एक ही रास्ता था, इस रहस्य का पर्दाफाश करना और खुद को इस जाल से निकालना। उसने तय किया कि वह सच्चाई का सामना करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े। हवेली के रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। अनामिका को अब एहसास हो गया था कि यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक काले सच का गवाह है। वह सोचने लगी, क्या विवेक का व्यवहार भी इस रहस्य का हिस्सा है? क्या वह भी इसमें शामिल है, या वह खुद किसी साजिश का शिकार है? उसने कमला, पुरानी नौकरानी, से बात करने का फैसला किया। शाम को जब हवेली में सन्नाटा था, अनामिका ने कमला को बुलाया। अब वह हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी। अनामिका ने कमला को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उससे हवेली के बारे में पूछने लगी। उसने गंभीरता से कहा, कमला, इस हवेली में कुछ तो छिपा हुआ है, मुझे सच बताओ। कमला ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बहू रानी, इस हवेली में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी, इसमें कई लोगों की चीखें और दर्द छिपे हैं। यहाँ जो दिखता है वह सच नहीं है। अनामिका चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? कमला ने उसे एक ओर ले जाकर धीरे धीरे कहा, बहुत से लोग इस हवेली में आए, लेकिन कुछ लौटे नहीं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। ठाकुर साहब बहुत चालाक आदमी हैं, लेकिन उनकी ताकत इंसानियत से परे है। कमला की बातें सुनकर अनामिका के मन में डर और भी बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि धीरेंद्र ठाकुर का अतीत बहुत गहरा और डरावना है। उसने यह भी महसूस किया कि विवेक ठाकुर शायद इस साजिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह अपने पिता के खेल में फंसा हुआ है। कमला ने आगे बताया, बहू रानी, ठाकुर साहब के खिलाफ जिसने भी खड़े होने की हिम्मत की, उसे बर्बाद कर दिया गया। कई लोग इस हवेली में गायब हुए और कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे इस हवेली के अंधेरे पक्ष की झलक मिलने लगी थी। विवेक का व्यवहार भी दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। वह अनामिका से पूरी तरह कट चुका था और उसे नजरअंदाज कर रहा था। एक रात जब अनामिका अपने कमरे में थी, उसने दरवाजे पर आहट सुनी। विवेक दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो अनामिका ने पहली बार देखी थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? विवेक ने गुस्से में पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट थी। अनामिका ने कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि तुम इस शादी से इतने नाराज क्यों हो? अगर मुझसे नफरत करते हो तो यह शादी क्यों की? विवेक ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर बोला, यह सब मेरे बस में नहीं है। मेरे पिता ने यह शादी अपने स्वार्थ के लिए करवाई है। मैं सिर्फ उनके खेल का एक हिस्सा हूं। यह सुनकर अनामिका का दिल टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, तो यह शादी सिर्फ एक दिखावा थी। कुछ दिन बाद अनामिका ने फिर से उस गुप्त कमरे में जाने का फैसला किया, जहां उसने पहले कुछ कागजात देखे थे। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी खतरा उठाना पड़े। रात में जब सब सो गए, अनामिका धीरे धीरे उसी दरवाजे तक पहुंची। इस बार दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंदर कदम रखा। कमरे में धुंधली रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और अजीब आकृतियां बनी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ी संदूक रखी थी। अनामिका ने धीरे से संदूक खोली। उसमें पुराने दस्तावेज और किताबें रखी थीं। उसने एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। किताब में ठाकुर परिवार के इतिहास का जिक्र था, लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। उसमें लिखा था कि ठाकुर परिवार ने अपनी सत्ता और ताकत बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। यह हवेली उनके पापों की गवाह थी। अनामिका ने पढ़ा कि धीरेंद्र ठाकुर के पूर्वजों ने गांव के गरीब लोगों का शोषण किया और उनकी जमीनें छीन लीं। जो विरोध करता वह गायब हो जाता। उसने यह भी जाना कि विवेक इस साजिश का हिस्सा नहीं था। वह अपने पिता के इन कारनामों से बचना चाहता था, लेकिन मजबूरी में इस खेल का हिस्सा बन गया। अब अनामिका के सामने एक नई चुनौती थी।
उसे खुद को इस जाल से बचाना था और विवेक को भी इस साजिश से निकालना था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस हवेली में रहकर इन रहस्यों को उजागर करूं या यहां से भाग जाऊं? लेकिन उसने ठान लिया कि वह ठाकुर परिवार के रहस्यों को दुनिया के सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े। वह किताब के पन्ने पलट रही थी। उसमें ठाकुर परिवार की काली करतूतों का जिक्र था। उसने पढ़ा कि इस हवेली में कितने लोगों की चीखें दबी हुई हैं। अनामिका को अब एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। क्या यह वही ठाकुर परिवार है जिसकी लोग तारीफ करते हैं? उसने खुद से सवाल किया। अब उसके सामने केवल एक रास्ता था, सच्चाई को उजागर करना। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। अनामिका ने किताब में जो पढ़ा, उसने उसके मन को हिलाकर रख दिया। उसे पता चला कि धीरेंद्र ठाकुर ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों को धोखे से खत्म किया था। गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए थे और इन सब के पीछे धीरेंद्र का ही हाथ था। वह गरीब किसानों की जमीनें हड़प लेता था और जो उसका विरोध करता उसे बर्बाद कर देता। अनामिका को यह भी पता चला कि ठाकुर हवेली में कई लोगों को लाकर गुपचुप तरीके से मार दिया गया था। इस गुप्त कमरे में उन सभी घटनाओं का ब्यौरा मौजूद था। ये सब जानकर अनामिका का मन डर और बेचैनी से भर गया। उसने सोचा, अगर यह सच दुनिया के सामने आ गया तो पूरा ठाकुर परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर विवेक ठाकुर अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह खुद को इस हवेली के अंधकारमय इतिहास से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं यहां से भागा तो मेरे पिता क्या करेंगे और अनामिका का क्या होगा? विवेक के मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक रात जब हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, अनामिका ने विवेक से बात करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि विवेक उसकी मदद करे और दोनों मिलकर इस रहस्य का अंत करें। वह धीरे धीरे विवेक के कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर हल्की रोशनी थी। अनामिका ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवेक, मुझे तुमसे बात करनी है, कृपया दरवाजा खोलो, उसने जोर से कहा। थोड़ी देर बाद विवेक ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट थी। तुम क्या चाहती हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। मुझे सब पता चल चुका है विवेक, अनामिका ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम्हारे पिता के गहरे और अंधेरे राज्य में जान चुकी हूं, लेकिन तुम क्यों चुप हो? तुम क्यों यह सब सह रहे हो? विवेक ने थोड़ी देर चुप्पी सा दी, फिर कहा, यह सब तुम्हारे समझने के बाहर है। यह सिर्फ मेरे पिता का खेल नहीं है, इस पूरे परिवार की जड़ें इसमें फंसी हुई हैं। अगर मैं कुछ भी करता हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें खुद को और मुझे इस जाल से बाहर निकालना होगा। ये सही नहीं है। विवेक ने सोचा और फिर कहा, अगर तुम इस सच्चाई का सामना करना चाहती हो तो तुम्हें इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, अनामिका ने हवेली में और भी डरावनी घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। कभी कभी रात में उसे हवेली के कोनों से किसी के रोने या चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह अपने कमरे में सोने की कोशिश करती, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर रहती। एक रात जब अनामिका सोने की कोशिश कर रही थी, उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस हवेली में कई आत्माएं भटक रही हैं, जो अपने कष्टों का बदला लेना चाहती हैं। एक दिन धीरेंद्र ठाकुर ने अनामिका को अपने कमरे में बुलाया। वह पहले से जानता था कि अनामिका ने हवेली के गहरे रहस्यों के बारे में पता लगा लिया है। तुम इस हवेली की बहू हो, धीरेंद्र ने गंभीरता से कहा। तुम्हें यहां रहना है, लेकिन याद रखना, जो यहां होता है वह तुम्हारे समझने के लिए नहीं है। अगर तुमने कुछ जानने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धीरेंद्र की चेतावनी साफ थी, लेकिन अनामिका के मन में अब डर के बजाय गुस्सा भरने लगा था। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी, उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे विवेक और अनामिका के बीच की दूरी कम होने लगी। दोनों ने तय किया कि अब समय आ गया है कि इस सच्चाई को उजागर किया जाए। विवेक ने अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का साहसी फैसला किया। वह अब इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहता था।
अनामिका ने विवेक का साथ देने का संकल्प लिया। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह धीरेंद्र ठाकुर के अत्याचारों का अंत करेगी। विवेक और अनामिका ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे गांव के कुछ लोगों को इस सच्चाई के बारे में बताएंगे और ठाकुर परिवार के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। हमें यह सब चुपचाप करना होगा, विवेक ने कहा। अब दोनों इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई खतरे से भरी होगी। अनामिका ने अपने डर पर काबू पाकर सच्चाई की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया था। अगली रात जब हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, अनामिका और विवेक ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोनों जान चुके थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। कमला ने उन्हें बताया था कि हवेली के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो बाहर तक जाती है। ये सुरंग कभी धीरेंद्र ठाकुर के गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। अब वही सुरंग उनकी आखिरी उम्मीद थी। अनामिका और विवेक ने तय किया कि वे सुरंग में जाकर सबूत जुटाएंगे और ठाकुर परिवार के राज को उजागर करेंगे। कमला ने कहा, इस सुरंग में कई ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि इस हवेली में कितने खतरनाक काम हुए हैं। विवेक ने गंभीरता से कहा, अगर यह सुरंग हमें सच उजागर करने में मदद कर सकती है तो हमें इसे खोजना होगा, लेकिन यह काम बहुत जोखिम भरा है। अगर पिताजी को पता चला तो वे हमें खत्म कर देंगे। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, हमें यह करना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी खतरा उठाना पड़े। अब वक्त आ गया है कि इस हवेली के अंदर छिपे सारे राज दुनिया के सामने लाए जाएं। उस रात जब हवेली में सब सो चुके थे, विवेक और अनामिका चुपचाप सुरंग की ओर बढ़े। कमला ने उन्हें रास्ता दिखाया और कहा, यह दरवाजा बहुत पुराना है, इसे खोलने के लिए सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जरा सी आवाज से लोग जाग सकते हैं। विवेक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सुरंग में घुप अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वे दोनों धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। रास्ता संकरा और डरावना था। दीवारों पर नमी थी और फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें कई संदूक और दस्तावेज रखे थे। विवेक ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर पुराने कागजात और तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में गांव के वे लोग थे जो अचानक गायब हो गए थे। अनामिका ने एक कागज पढ़ा जिसमें उन किसानों के नाम थे जिन्हें ठाकुर परिवार ने फंसाया था। विवेक ने एक और कागज उठाया जिसमें जमीन हथियाने की योजनाओं का जिक्र था। ये सबूत ठाकुर परिवार के खिलाफ काफी थे। ये सबूत दुनिया के सामने लाना जरूरी है, अनामिका ने कहा। लेकिन तभी उन्हें सुरंग के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विवेक ने जल्दी से दस्तावेज छिपा लिए और अनामिका को इशारा किया कि वह चुप रहे। आहट पास आती गई। यह धीरेंद्र ठाकुर के एक वफादार नौकर की थी जो वहां निगरानी के लिए आया था। विवेक और अनामिका ने सांस रोकी और एक कोने में छिप गए। नौकर ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं पाया और वापस चला गया। विवेक ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर यह सबूत मिल गए तो पिताजी हमें छोड़ेंगे नहीं। वे दोनों दस्तावेज लेकर धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकले। अगली सुबह विवेक और अनामिका ने धनपाल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दस्तावेज दिखाए और कहा, अब हमारे पास सबूत हैं। हमें गांव वालों को साथ लेकर ठाकुर परिवार के खिलाफ खड़ा होना होगा। धनपाल ने कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। ठाकुर परिवार के लोग ताकतवर हैं और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। विवेक ने कहा, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। हमें यह लड़ाई लड़नी ही होगी। गांव के कुछ लोगों ने उनका साथ देने का फैसला किया। वे धीरे धीरे अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करने लगे। धीरेंद्र ठाकुर को हवेली में हो रही हलचल का एहसास होने लगा था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे विवेक और अनामिका पर नजर रखें। हवेली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। अब हर कोने पर पहरा था, लेकिन विवेक और अनामिका ने हार नहीं मानी। वे रात के अंधेरे में अपनी योजना पर काम करते रहे। कमला भी उनकी मदद कर रही थी। उसने बताया कि सुरंग के दूसरे हिस्से में और भी दस्तावेज हो सकते हैं जिनसे ठाकुर परिवार की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो सके।
हमें जल्द ही कुछ करना होगा, विवेक ने कहा। पिताजी को शक हो रहा है और अगर वे सच जान गए तो सब खत्म हो जाएगा। अनामिका ने कहा, हम सच को छिपने नहीं देंगे। यह हवेली कितने लोगों की कब्रगाह बनी है, ये सबको पता चलना चाहिए। अब उनके पास समय बहुत कम था। वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। विवेक और अनामिका ने आखिरी बार अपनी योजना पर चर्चा की और तय किया कि वे इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। विवेक और अनामिका के लिए यह रात बेहद अहम थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे सुरंग का रहस्य उजागर करेंगे और सारे सबूत इकट्ठा करेंगे। कमला ने उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में ले जाकर सुरंग का रास्ता दिखाया। यह हिस्सा सुनसान और अंधेरा था। दीवारों पर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले लगे थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा दिखा। विवेक ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। कमला ने कहा, यह दरवाजा बहुत पुराना है, इसे खोलने के लिए और जोर लगाना होगा। विवेक और अनामिका ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। धीरे धीरे दरवाजा चरमराने लगा और फिर भारी आवाज के साथ खुल गया। उनके सामने अंधेरे में डूबी सुरंग का रास्ता था। सुरंग के अंदर का माहौल डरावना था। वहां अंधेरा और सड़ांध भरी बदबू थी। दीवारें नम थीं और माहौल ऐसा था जैसे वहां सालों से कुछ छिपा हुआ हो। अनामिका के दिल में डर था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। विवेक भी घबराया हुआ था, लेकिन उनका इरादा पक्का था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी संदूक दिखाई दी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। विवेक ने धीरे से उसे खोला। अंदर दस्तावेजों और छोटे बक्सों का ढेर था। दस्तावेजों में ठाकुर परिवार के काले कारनामों के सबूत थे। फर्जी जमीन के कागजात, लूटपाट, हत्या के प्लान और गांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की जानकारी। अनामिका ने दस्तावेजों को पढ़ा और कहा, यह सब हमें उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगा जिन्हें इस हवेली ने बर्बाद किया है। विवेक ने भारी मन से कहा, मैं ये देखकर हैरान हूं कि मेरे पिता ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब मुझे समझ आया कि वे मुझे इन सब चीजों से दूर क्यों रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं उनकी सच्चाई जानूं। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस सच्चाई को सबके सामने लाएं। हमें गांव वालों को दिखाना होगा कि धीरेंद्र ठाकुर ने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं। तभी सुरंग में एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। विवेक ने फौरन कहा, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। शायद किसी ने हमें देख लिया है। वे दोनों तेजी से बाहर निकले और हवेली में लौट आए। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो वहां माहौल और भी गंभीर हो गया था। हर कोने पर गार्ड तैनात थे और सख्त पहरा था। कमला ने उन्हें बताया, सुरंग के अंदर और भी गहरे रहस्य छिपे हैं। ये वही जगह है जहां ठाकुर साहब ने कई निर्दोष लोगों को खत्म किया और उनके सबूतों को मिटा दिया। विवेक और अनामिका ने तय किया कि वे सुरंग के अंदर और गहराई तक जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि यह बहुत जोखिम भरा होगा। विवेक ने कहा, अगर पिताजी को हमारी योजना का पता चला तो वे हमें बर्बाद कर देंगे। अनामिका ने गंभीरता से कहा, हमें यह करना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी खतरा उठाना पड़े। अब वक्त आ गया है कि इस हवेली के सारे राज दुनिया के सामने लाए जाएं। जैसा कि उन्हें डर था, धीरेंद्र ठाकुर को उनकी योजना का अंदाजा हो गया था। उन्होंने गार्ड्स को आदेश दिया कि वे विवेक और अनामिका पर कड़ी नजर रखें। एक रात जब विवेक और अनामिका अपने कमरे में थे, अचानक गार्ड्स ने दरवाजा खटखटाया। ठाकुर साहब ने आपको बुलाया है, एक गार्ड ने कहा। विवेक और अनामिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या धीरेंद्र ठाकुर को हमारी योजना का पता चल गया है? हवेली का माहौल और भी गंभीर हो गया था। हर कोने में सख्त पहरा था और गार्ड्स की नजरें हर वक्त विवेक और अनामिका पर टिकी हुई थीं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें जल्दी ही अगला कदम उठाना था, लेकिन खतरा हर तरफ मंडरा रहा था। कमला ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच उजागर करना है तो तुम्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यह लड़ाई आसान नहीं होगी। विवेक और अनामिका ने एक दूसरे को देखा और फिर तय किया कि चाहे जो भी हो, वे इस सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। विवेक और अनामिका ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से धीरेंद्र ठाकुर के अत्याचारों का अंत कर दिया था।
उनकी योजना जोखिम भरी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सच को सामने लाकर न्याय की जीत दिलाई। धीरेन्द्र ठाकुर को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को उनकी खोई हुई जमीनें और अधिकार वापस मिले। वर्षों से दबे हुए लोग अब खुलकर सांस ले रहे थे। विवेक ने अपने पिता के काले कारनामों का विरोध करके साबित किया कि वह उनके रास्ते पर नहीं चल सकता। अनामिका ने भी अपने साहस से यह दिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए डटकर खड़ा होना जरूरी है। कमला, जिसने शुरुआत से ही उनका साथ दिया, गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। धनपाल सिंह और बाकी बुजुर्गों ने यह सुनिश्चित किया कि ठाकुर परिवार की बाकी संपत्तियां गरीबों के बीच बांटी जाएं और गांव में दोबारा ऐसा अन्याय न होने पाए। विवेक और अनामिका ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने यह ठान लिया कि वे गांव के लोगों के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और कभी भी ताकत के नाम पर गरीबों को कुचल न सके। अब गांव में हर दिन एक नई उम्मीद के साथ सूरज उगता था। डर का साया मिट चुका था और लोग खुशी खुशी अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। विवेक और अनामिका की कहानी ने यह सिखाया कि सच को दबाया नहीं जा सकता और हिम्मत और एकता से किसी भी बुराई को खत्म किया जा सकता है। विवेक और अनामिका ने धीरेन्द्र ठाकुर के अत्याचारों को खत्म करके गांव में नई शुरुआत की थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद विवेक के मन में अब भी अतीत की छाया बनी हुई थी। एक दिन जब विवेक अकेला बैठा था, अनामिका उसके पास आई और बोली, तुमने जो किया वह सही था। तुम्हारे पिता ने कई लोगों पर अत्याचार किए थे और अब उनका अंत होना जरूरी था। ये वक्त है कि तुम आगे बढ़ो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने सही किया, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह सवाल रहेगा कि क्या मैं एक अच्छा बेटा था? आखिर वह मेरे पिता थे, चाहे उन्होंने कितनी भी गलतियां की हों। अनामिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। तुम्हारे पिता के कर्मों का यह परिणाम था। अब हमें आगे बढ़ना होगा और भविष्य को बेहतर बनाना होगा। विवेक ने अनामिका की बात मान ली और तय किया कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा। ठाकुर हवेली, जो एक समय गांव के लिए डर और ताकत का प्रतीक थी, अब धीरे धीरे वीरान हो गई। वहां की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और हवेली का माहौल सुनसान हो गया। विवेक ने फैसला किया कि वह इस हवेली को वैसे ही छोड़ देगा ताकि यह लोगों के लिए एक सबक बन सके। लालच और अत्याचार का अंत क्या होता है। इसके बाद विवेक और अनामिका ने गांव के विकास और भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने गरीब किसानों को उनकी जमीनें लौटाने का फैसला किया और गांव के लिए नई योजनाएं बनाई। विवेक और अनामिका ने मिलकर गांव में एक न्यायिक समिति बनाई, जिसमें धनपाल सिंह और गांव के अन्य बुजुर्गों को शामिल किया गया। इस समिति का उद्देश्य गांव के गरीब लोगों की मदद करना और उन्हें उनका हक दिलाना था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग विवेक और अनामिका का सम्मान करने लगे। वे मानने लगे कि विवेक ने अपने पिता के अत्याचारों का अंत करके सही रास्ता चुना। अनामिका ने अपने जीवन में एक नई दिशा चुनी। उसने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम शुरू किया। उसने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के साथ एक समूह बनाया जहां वे खेती, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में काम करके अपनी आजीविका कमा सकें। अनामिका का सपना था कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की मदद कर सकें। उसका यह काम सफल रहा और गांव की महिलाएं उसे अपनी प्रेरणा मानने लगीं। अब अनामिका सिर्फ ठाकुर हवेली की बहू नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं की नायक बन गई थी। विवेक और अनामिका का रिश्ता भी और मजबूत हो गया। विवेक, जो पहले अपने पिता की छाया में दबा हुआ महसूस करता था, अब खुद को एक आजाद और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा था। अनामिका ने विवेक को वह समर्थन और हौसला दिया जिसकी उसे जरूरत थी। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां उनका लक्ष्य गांव का विकास और लोगों की भलाई था। ठाकुर हवेली अब धीरे धीरे गांव की एक वीरान जगह बन गई। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां के अतीत की कहानियां अब भी लोगों को डराती थीं। विवेक ने फैसला किया कि वह इस हवेली को गिराकर वहां एक स्कूल बनाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिल सके
और वे अपने भविष्य को संवार सकें। गांव के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। वे चाहते थे कि हवेली का अंधकारमय इतिहास मिट जाए और उसकी जगह एक नई शुरुआत हो। हवेली को गिराने के बाद वहां गांव का पहला बड़ा स्कूल बनाया गया। यह स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र बन गया, जहां वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते थे। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां एक समय ठाकुर परिवार का डर था, वहां अब शांति और न्याय का माहौल था। विवेक और अनामिका ने मिलकर गांव को एक नई पहचान दी। लोग अब खुशहाल जीवन जी रहे थे और हर ओर एक सकारात्मक माहौल था। गांव के लोग अब डर के बिना अपनी जिंदगी जी रहे थे और उनके लिए यह बदलाव एक नई उम्मीद लेकर आया था। विवेक और अनामिका की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत से किसी भी बुराई को खत्म किया जा सकता है। 3 महत्वपूर्ण बातें जो औलाद को नहीं बतानी चाहिए। 1. अपनी संपत्ति का पूरा विवरण। जब तक आप सक्षम हैं, अपनी संपत्ति का प्रबंधन खुद करें। 2. अपने कमजोर स्वास्थ्य की जानकारी। अपनी तकलीफें भगवान को समर्पित करें और औलाद पर निर्भर न रहें। 3. अपने जीवन की गहरी व्यक्तिगत बातें। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखें। विवेक और अनामिका की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और नई शुरुआत हमेशा संभव है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में लालच, अहंकार और अत्याचार का अंत हमेशा बुराई के साथ होता है। सच्चाई, साहस और आत्मनिर्भरता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विवेक और अनामिका ने मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और न्याय की स्थापना की। उन्होंने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय और ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अपने बच्चों को ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। 1. अपनी संपत्ति का पूरा विवरण। जब तक आप सक्षम हैं, अपनी संपत्ति का प्रबंधन खुद करें और किसी पर निर्भर न बने। 2. अपने कमजोर स्वास्थ्य की जानकारी। अपनी तकलीफें भगवान को समर्पित करें और बच्चों पर बोझ बनने से बचें। 3. अपने जीवन की गहरी व्यक्तिगत बातें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और अपनी निजी बातें खुद तक सीमित रखें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, साहस और आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा महत्व है। विवेक और अनामिका ने न केवल अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि गांव को नई दिशा और पहचान भी दी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अपने आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए 1. अपनी संपत्ति का पूरा विवरण औलाद को न बताएं। 2. अपने कमजोर स्वास्थ्य की जानकारी छिपाएं। 3. अपने जीवन की गहरी व्यक्तिगत बातें साझा न करें। याद रखें, बुढ़ापे में सुख शांति से जीने के लिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही चैनल दिव्य दृष्टि आई को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।